हाय, दिस इज शोभित और आज नोटिस पीरियड का मेरा पहला दिन है और मुझे अभी 29 दिन यहाँ पे और सर्व करना है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे अभी यहाँ पे 29 दिन और सर्व करना है, दिक्कत तो ये है कि मैंने अभी इस बारे में अपने घर पे कुछ भी नहीं बताया। 2 से 3 दिन हो चुके हैं जब मेरे ऑफिस वालों ने मुझसे बोला कि यू हैव टू रिजाइन, लेकिन मैंने अभी इस बारे में अपने घर पे बिल्कुल भी बात नहीं की है और हो सकता है मैं इस बारे में बात करूँ भी ना, क्योंकि मेरे घर वाले कभी मेरी इस जॉब से खुश नहीं थे। इस जॉब का मतलब कि जिस फील्ड में मैंने अपना करियर डाइवर्ट किया, तो मेरे घर वाले कभी चाहते नहीं थे कि मैं अपनी पढ़ाई से हटके मैं कुछ और करूं। बेसिकली मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी थी और मेरे घर वाले चाह रहे थे कि मैं आगे चल के जूनियर इंजीनियर या कुछ ऐसा ही करूं जो सारे लोग करते हैं, सरकारी नौकरी, या मैं कुछ आईआईटी की तैयारी करूं। सब लोग चाहते यही थे। मैंने घर वालों से लड़के या उनकी मर्जी के खिलाफ जाके मैंने अपना ये करियर चूज़ किया। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई, मेरे घर वालों ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। जब मैं इंटर्नशिप टाइम में था तो कुछ महीने तो मैंने अनपेड जॉब किया और उसके बाद जब मुझे पेमेंट मिलने लगा तो भी भाई 3,000, 2,500, 4,000, वो पेमेंट मुझे बहुत इजीली नहीं मिलता था। मैं 2-3 महीने तक बॉस के दम करता था नाक में, तब वो मुझे 2,500-3,000 रुपया मिलता था। तो 3 से 4 महीने मैंने अपना एच चलाया। 2018 में मैंने स्टार्ट किया था। उस टाइम पे कुछ पर्सनल लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। मैं एक हार्ट ब्रेक से निकल रहा था। एक 4-5 साल का रिलेशनशिप था, मैं बहुत सीरियस था उसको लेके। मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन यही था कि मुझे कुछ ना कुछ करके जॉब करनी है, क्योंकि ये जब टाइम आया मेरा कॉलेज जैसे ख़त्म हुआ तो लड़की के घर वालों को पता लग गया था मेरे बारे में और उसके घर वाले मेरे घर पे आ गए थे। हम लोग के बीच में डिस्कशन हुआ। उसके घर वालों ने मुझसे पूछा तुम क्या चाहते हो या तुम कब से जानते हो, इस तरह की सारी बातें जो होती हैं। पॉइंट ये था कि उस टाइम पे मैंने अपना कॉलेज जस्ट ख़त्म किया हुआ था और मेरे पास कुछ जॉब नहीं थी और मैं एक रेंटेड होम में रहता था अपने घर वालों के साथ शाहजहाँपुर में। तो उसकी फैमिली ने मेरा वो उस टाइम का स्टेटस देख के जज किया और मतलब एंड में मना कर दिया। कास्ट फैक्टर था भी, कास्ट की वजह से भी नहीं हो रही थी शादी। बेसिकली क्या था कि मुझे वो लड़की ने मुझसे एंड में ये बोल दिया कि शोभित, प्यार से घर नहीं चलता, पैसे से घर चलता है। और मेरे घर वाले चाहते हैं कि अगर तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम कुछ करोगे नहीं, तो हो सकता है ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म हो जाए। तो वो प्रेशर एक मेरे ऊपर इस तरह का था कि मुझे कुछ ना कुछ इस टाइम पे करना ही था। तो मैंने क्या किया, मुझे लिखने का बहुत शौक था या जो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट थे मैंने उस पर काम करना शुरू किया और मैंने कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप ले ली। मैं बहुत खुश था उस टाइम पे, जबकि पता है वो अनपेड इंटर्नशिप थी। मुझे 3 महीने तक 1 भी रुपया नहीं मिलने वाला था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि मैं अपने करियर की पहली सीढ़ी पे चढ़ने वाला हूँ और हो सकता है कि अगर मैंने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, हो सकता है ये मुझे बूम दे करियर में। तो मैंने बिना कुछ सोचे उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। एक छोटी सी कंपनी थी लखनऊ वेस्ट। मैंने 2-3 महीने वहाँ पे काम किया। जब 2-3 महीने वहाँ पे कंप्लीट हो गए तो वहाँ पे उन लोग का जो स्टाइपेंड था वो 3,000 रुपये के आसपास था, 3-3,500 रुपये। लेकिन वो 3-3,500 रुपये का स्टाइपेंड देने में उनको नाक में दम करना पड़ता था। सोचो 2-2,500-3,000 रुपये, उसके लिए मुझे 2-3 बार बोलना पड़ता था। अब अभी महीने 2 महीने तक वेट करना पड़ता था। जो इनिशियली मेरा करियर फेस था बहुत टफ था, लेकिन मैंने अपने घर पे इस चीज़ के बारे में कभी नहीं बोला कि मुझे यहाँ पे इतने पैसे मिलते हैं। कई बार तो पता क्या हुआ कि जो मेरा ऑफिस था वो 4-5 किलोमीटर दूर था मेरे घर से और 3,000 रुपये यार मिलते थे। 3,000 रुपये में मेरे खुद के भी इतने खर्चे थे, मेरा फ़ोन का बिल। मैं ऑब्वियस सी बात है, जब मैं कमा रहा हूँ, भले कम कमा रहा हूँ, तो मैं चाहता था कि मैं अपनी शौक तो पूरी करूँ। तो वो मेरे 3,000 रुपये मुझे लगता है 10 दिन नहीं चल पाते थे, 10 या 15 दिन, उसमें मैं अपने घर पर भी रुपया देता था। तो सीन ये था कि मुझे 15 से 20 दिन या 10-15 दिन मुझे पैदल आना जाना पड़ता था और मेरे घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। 5-6 किलोमीटर दूर में पैदल जाता था और 5-6 किलोमीटर दूर से मैं पैदल आता था। क्योंकि उस टाइम पे मेरे सर पे ये सवार था कि मुझे जॉब लेनी है, मुझे कमाना है, अदरवाइज जो मेरी लाइफ में फेस चल रहा था तो वो ख़त्म हो जाएगा। मैं मतलब बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस कह सकते हो, डिप्रेशन में भी था और मैं बहुत एंजाइटी में उस टाइम पे रहता था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 6 महीने अराउंड हो चुके थे मुझे मेरी जॉब के, इंटर्नशिप के। और उसके बाद एक दिन रैंडम कोई बात हुई मेरे बॉस से और मैंने वो तुरंत वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि वो जॉब मुझे वैसे भी छोड़नी थी। 2-3 महीने में 1 बार रुपया मिलता था इतना मांगने पे। तो क्या हुआ, अब तक जब मेरे कॉन्टैक्ट्स वहाँ बन गए थे तो फिर मैंने वहाँ के लोगों से बात की कि यार कोई और जॉब हो इस फील्ड में मेरे लायक तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो वहीं पे एक लड़का मेरे साथ अभिमन्यु काम करता था और वो मुझसे 10-15 दिन पहले छोड़ के जा चुका था। तो उसने जहाँ ज्वाइन किया था उसने मुझसे बोला तुम मेरा रेफरेंस मत देना, लेकिन तुम यहाँ पे ज्वाइन कर लो, यहाँ पे वैकेंसीज खाली है। मैंने
कॉल किया वहाँ पे। वो एक न्यूज़ पोर्टल था, बेसिकली मैगज़ीन्स वगैरह के कवर डिज़ाइन होते थे और ये मीडिया हाउस था एक तरीके का। तो वहाँ पे कंटेंट राइटर की ज़रूरत थी और मुझे कुछ आता भी नहीं था, मैंने कंटेंट राइटिंग करी थी अभी 6 महीने तक। तो मैंने तुरंत वहाँ पे अप्लाई किया। वहाँ की सैलरी थी वो शायद 5,000 रुपये थी, ट्रेनिंग थी बेसिकली, जॉब नहीं थी वो। तो मैंने तुरंत वहाँ पे एकदम जाने का सोच लिया, क्योंकि 3,000 रुपये से 5,000 रुपये में एक शिफ्ट हुआ थोड़ा-सा। और दूसरी चीज़ कि मुझे खाली नहीं बैठना पड़ रहा है, मुझे तुरंत दूसरी जॉब मिल रही है। मैंने तुरंत वहाँ पे पकड़ ली जॉब और मैं जाने लग गया। 10, 15, 20 दिन, 1 महीने मैंने वहाँ पे काम किया, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ भी, क्योंकि इससे पहले जहाँ मैंने काम किया वो काफ़ी छोटी कंपनी थी, वहाँ पे सिखाते भी थे। अगर नहीं कुछ आ रहा है आपको तो आपको सिखा भी रहे थे। और अभी ये थी, यहाँ पे बहुत से लोग काम करते थे, 100, 150 लोग एक टीम में काम करते थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं थी। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा सीधे। लेकिन टच वुड मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जो वहाँ के संपादक थे, राधेश्याम दीक्षित जी, वो एक दिन मुझसे बात करने लगे रैंडम। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम मुझे नया दिख रहे हो यहाँ पे, तुम कब आए, तुमने कब ज्वाइन किया, इस तरह से बात हुई। तो फिर वो मुझे अपने केबिन में लेके गए और मेरी बात जो हुई, फिर मेरी बात करियर तक आई कि तुमने क्या किया है, तुम्हारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, इससे पहले तुमने क्या किया है। तो मैंने उनको सब बताया कि मैंने सर सिविल इंजीनियरिंग करी है और इससे पहले मैंने 6 महीने इंटर्नशिप करी है और मैंने ऑटोकैड भी किया हुआ था। तो मैंने वो बताया कि मैंने सर ऑटोकैड भी किया हुआ है, 3ds मैक्स, माया, ये सब मुझे आता है। तो जब उन्होंने मेरी ये एक्सपर्टीज सुनी तो मुझसे वो ये बोल रहे थे, अबे यार तुम ये कंटेंट राइटिंग में क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा स्किल है, तो तुमने डिज़ाइनिंग में क्यों नहीं ट्राई किया, आर्किटेक्चर में क्यों नहीं गए, तुमने ये क्यों। तो मैंने उनको बोला सर मैंने ट्राई किया आर्किटेक्चर डिज़ाइन के लिए, बट हो नहीं पा रहा था और मुझे खाली नहीं बैठना था और मेरी कुछ पर्सनल नीड्स ऐसी थी, तो मुझे कुछ भी करके जॉब पकड़नी थी। तो उन्होंने मेरी इस बात को समझा। क्या हुआ, तो वहाँ पे एक ग्राफिक डिज़ाइनर की वैकेंसी खाली थी। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसा टर्म मैंने वो पहली बार सुना था। मुझे ऑनेस्टली नहीं मालूम है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती थी। मुझे ये तो मालूम था फोटो एडिटिंग होती है, वीडियो एडिटिंग होती है, पर जो जॉब प्रोफाइल होती है मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। तो क्या हुआ, वहाँ पे एक डिज़ाइनर छोड़ के गया था, 2-3 महीने से उसकी सीट खाली थी। उनको ज़रूरत थी ऐसे बंदे की जो पैशन के साथ काम कर सके। तो उन्होंने मुझसे क्या बोला, तुम ये कंटेंट राइटिंग छोड़ो, तुम एक काम करो, मेरा डिज़ाइनर की वैकेंसी खाली है, तुम वहाँ आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है सर, मुझे आता कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वहाँ पे तुम्हारे आसपास इतने लोग होंगे वो तुमको थोड़ा बहुत सिखाएंगे, तुम यूट्यूब से सीखो, तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास कोई प्रेशर नहीं है, ना कोई डेडलाइन है, तुम सीखो। मैं उस दिन के बाद से, जिस दिन मेरी सर से मेरी बात हुई, उस दिन के बाद से मैंने वो जो राइटिंग वाला डिपार्टमेंट था वो छोड़ के मैं डिज़ाइनिंग वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। तो मुझे पहला टास्क जो मिला था, मुझे बैकग्राउंड रिमूव करने का मिला था। और अगर मुझसे कोई आज ये काम करने को बोले तो मुझे लगता है 10 सेकंड लगेंगे मुझे बैकग्राउंड रिमूव करने में। लेकिन तुमको पता, उस दिन मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था। वो भी बहुत क्लियरिटी से नहीं हुआ था। मैंने ब्रश टूल से रिमूव किया था। मुझको मालूम नहीं था कि इसके लिए क्या, कौन सा टूल यूज़ होगा बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। मेरे बॉस ने मुझसे कुछ नहीं बोला। उनको ये लगा कि इसने एटलीस्ट मेहनत तो करी, इसने कुछ तो अपना दिमाग लगाया। फ़ोटोशॉप का इंटरफेस मैंने पहली बार देखा था उस दिन। तो वहाँ मेरे बॉस को लग गया कि ये लड़का करके ले जाएगा कुछ ना कुछ आगे, अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो। क्या हुआ कि मेरी डेडिकेशन को देखते हुए उन्होंने कुछ दिन के लिए एक पार्ट टाइम बंदा हायर किया, जो सीनियर डिज़ाइनर था। वो कहीं और भी काम करता था, तो सुबह 10 बजे आता था और 2 बजे तक मेरे साथ रहता था। 2 बजे तक का जो भी सारा काम था वो निपटाता था और 2 बजे के बाद जो काम आता था वो मैं निपटाता था। बेसिकली मुझे सिखाने के लिए आता था वहाँ पे, कि मैं उसके साथ बैठ के सीख सकूँ कि कैसे क्या होता है, थंबनेल डिज़ाइंस कैसे होते हैं, या बैकग्राउंड रिमूव कैसे होता है, या और भी कुछ चीज़ें जो थी। धीरे धीरे आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, बहुत से सॉफ्टवेयर्स थे जो मुझे वहीं पता लगे थे। मैं वहाँ पे उनके साथ बैठ के सीखने लगा, मुझे मज़ा आने लग गया। लेकिन ये भी बहुत टाइम तक नहीं चल पाया, 3, 4, 5 महीने चला। अचानक से क्या हुआ, वो पार्टनरशिप में ऑफिस चल रहा था, तो उन पार्टनर्स के बीच में कुछ अनबन हुई और जो मैगजीन डिपार्टमेंट था जिसमें मैं काम करता था वो तुरंत शट डाउन हो गया। तो मेरे साथ फिर वही हुआ कि जो 3-4 महीने पहले मेरे साथ फेस हुआ, फिर वही हुआ। मैंने अपने घर वालों को बताया तो मेरे घर वाले मुझसे वही चीज़ बोल रहे थे कि तुम अपने करियर में कुछ आगे करो, कुछ अच्छा करो, थोड़ा टाइम लेके करो। तब तुमको समझ में नहीं आ रहा था, अब तुम अपने मर्जी से कर रहे हो तो इसमें हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। और अभी भी टाइम तुम्हारे पास है, तुम जेई की प्रिपरेशन कर लो, तुम आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर लो, तुम पढ़ाई कंटिन्यू कर लो, एक अच्छा स्टेटस तुम्हारा बन जाएगा। लेकिन ये बातें मुझे अब भी समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे अभी तक कोई क्लियरिटी थी ही नहीं कि अब मैं क्या करूँगा। मेरे इससे कोई कांटेक्ट भी नहीं बन पाया था जिससे मैं बात करूँ, बोलूँ कि मुझे कोई जॉब बताओ। तो क्या हुआ, मैं
कुछ दिन हाथ पैर मारे इधर उधर, इंटर्नशाला, लिंक्डइन, naukri.com, पर मैं फ्रेशर था, मेरे पास कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं था, मुझे कुछ आता भी नहीं था। डिज़ाइनिंग में भी क्या ही आता था मुझे, अगर मुझे कोई बुलाता अपने पास, कोई टास्क देता तो मैं कर ही नहीं पाता। मैं 1 मिनट वाला काम अगर 1 घंटे में करता तो मुझे कौन हायर करता। तो क्या हुआ कि मैं naukri.com पे ऐसे ही ये मैं डेली सोशल मीडिया की तरह यूज़ करने लग गया, naukri.com, लिंक्डइन, इंटर्नशाला। तो मुझे वहाँ पे एक बंदा इलाहाबाद का मिला और वो कोई यूट्यूब चैनल रन कर रहा था, हैरी पॉटर काइंड ऑफ वीडियोस बनाते थे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं हैरी पॉटर की सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ और तुम्हें क्या करना रहेगा, हैरी पॉटर के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे तुमको उनकी जो बायोग्राफी है वो तुमको हिंदी में करके देनी होगी, तुमको लिखना होगा हिंदी में, उसका वॉइस ओवर करना होगा, तुमको एडिटिंग भी करनी होगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया यार, ये तो मेरे मन का काम मिल गया। अच्छा लग रहा था मुझे। और तुम्हें पता है उसका पैसा मुझे कितना मिलता था? 7-8 मिनट का एक वीडियो रहता था, मुझे कम से कम हफ्ता भर लगता था। मुझे उसके कंटेंट सॉर्टेड करने में बहुत टाइम लग जाता था। इंग्लिश वेबसाइट से पहले मैं कंटेंट निकालता था। मैंने हैरी पॉटर का भी देखा नहीं था, मैंने हैरी पॉटर का आज तक एक भी पार्ट नहीं देखा है। और पहले मैं क्या करता था, उन्होंने मुझे एक वेबसाइट दी थी और जेके रोलिंग की एक बुक थी, मैं उसको पढ़ता था और उसको अपनी एक आमतौर की बोलचाल वाली भाषा में उसको कन्वर्ट करता था। उसके बाद मैं उसका वॉइस ओवर करता था, उसको एडिट करता था और अगर वो समझ में नहीं आया तो मैं उस पर रिवर्क भी करता था। कई बार रिवर्क होता था, एक वीडियो को 1 महीना भी कई बार लगा है। और मुझे कितना रुपये मिलता था? 60 रुपये। तो मुझे उस टाइम मालूम भी नहीं था कि मार्केट में इनका क्या पैसा किस तरीके से देते हैं लोग, मुझे कुछ नहीं मालूम था। चलो कोई बात नहीं। तो वो चीज़ ऐसी थी कि अब मेरे पास कुछ था नहीं, तो मेरे पास जो था मैं उसको करने के लिए मैं एकदम रेडी था। तो मैंने कुछ दिन काम किया, 1-2 महीने काम किए, मैंने कम से कम 7-8 कैरेक्टर के ऊपर उनके वीडियोस बनाए, उनको पसंद आने लगे। और उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि हम एक दूसरा चैनल बना रहे हैं जो हम टॉप 5 इलाहाबाद करके नाम रखेंगे, और इलाहाबाद में जो टॉप 5 पे चीज़ें होंगी, टॉप 5 कोचिंग्स, टॉप 5 रेस्टोरेंट्स, टॉप 5 ज्वेलर्स या टॉप 5 जो भी होगा, हम पहले टॉप 5 को शूट करेंगे और हम इस तरह के वीडियोस डालेंगे। तो मैं रेडी हो गया। उन्होंने मुझसे बोला कि तुमको उसके लिए इलाहाबाद आके रहना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद मेरी मौसी रहती थी और मेरा जो कज़न था वो मेरे साथ ही पढ़ता था, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई कि इलाहाबाद शिफ्ट होके ये सब काम करने के लिए, क्योंकि मुझे इस काम के लिए वहाँ पे कुछ रेंट लेके रहना नहीं था और मुझे कुछ खाना बनाना नहीं था, मेरा मौसी का घर था, तो मेरे लिए बहुत ईजी था। मैंने वहाँ पे जाके मैं वहाँ जाके शिफ्ट हो गया। मैं और मेरा कज़न मिलके काम करने लग गए। कुछ दिन काम किया, वीडियो शूट करे, और कुछ लोगों ने मना भी किया। हम लोगों ने जो शॉर्ट लिस्ट करे थे टॉप 5 में नाम, तो बहुत लोगों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम वीडियो कंटेंट पे वो बिलीव नहीं करते हैं, हम सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते हैं, इस तरह की बातें हुई। तो लेकिन वो चीज़ वो भी चल नहीं पाई। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, मुझे 1-1.5 महीना हो गया था और मैं इससे पहले लिंक्डइन, naukri.com, इंटर्नशाला इन पे बहुत एक्टिव था। तो रैंडम एक दिन मैं लेटा हुआ था और मेरे पास लिंक्डइन से कॉल आया किसी कंसल्टेंसी से कि सर एक जॉब वैकेंसी है और आपके हिसाब से यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए वैकेंसी खाली है और वीडियो एडिटिंग के लिए भी, अगर आप चाहें तो मैं बात कर लूँ और आपका रेज्यूमे भेज दूंगी। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन अभी मैं 1 महीने से पहले ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं एक बार बात कर लेती हूँ, एक बार आप जाके इंटरव्यू दे आइएगा, एक बार बात कर लीजिएगा अपने ऑफिस में, अगर चीज़ें ठीक ठाक चलती हैं तो कोई बात नहीं, 1 महीने का टाइम ले लीजिएगा। मैंने कहा ओके ठीक है। मैं 3-4 दिन बाद लखनऊ आया और मैं ऑफिस गया। तो मैं जब इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने मुझे टास्क असाइन किया, एक थंबनेल बनाना था और एक वीडियो एडिट करना था। तो अब तक मुझे आ गया था, टाइम लगता था मुझे अभी भी बहुत, टूल्स कैसे शॉर्टकट यूज़ करें, कैसे क्या यूज़ करें, लेकिन मुझे आता था कि मैं एक आउटपुट निकाल के दे सकता था। तो उस बंदे ने मुझे एक वीडियो दिया, एक थंबनेल बनाने को दिया और मैं गया सिर्फ इंटरव्यू पर्पज़ से था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे टास्क असाइन कर दिया जाएगा। तो 3-4 घंटे में मैंने वो दोनों टास्क कंप्लीट करके उनको दे दिए और वो यार कोइंसिडेंटली उनको पसंद भी आ गए। अब वो मुझसे बोल रहे हैं ये बंदा कर ले जाएगा, अब तुम ये बताओ कि तुम कितनी सैलरी लोगे और लास्ट सैलरी तुम्हारी क्या थी और तुम कब से ज्वाइन करोगे। तो कब से ज्वाइन करोगे वाली बात जब आई तो मैंने उनको सीधा बोल दिया सर मैं 1 महीने से पहले ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। 20 नवंबर की डेट मैंने उनको दी थी, मुझे आज भी याद है कि सर मैं 20 नवंबर से पहले ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी किसी से एडवांस लेके बैठा हूँ, तो मुझे वो काम करना पड़ेगा और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपका तो आप किसी और को देख लो। तो उन्होंने मुझसे बोला तुमको पहले बताना चाहिए था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने बोला सर पहले क्या बताना चाहिए था, ये तो मुझे आपसे बोलना चाहिए था कि मैं इंटरव्यू देने आया, आपने टास्क असाइन करके मुझे फ्री में काम भी करवा लिया। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम 20 तारीख
से आ जाना, लेकिन धोखा नहीं देना, आ ज़रूर जाना। मैंने बोला हाँ सर मैं आ जाऊँगा, लेकिन उससे पहले नहीं आ पाऊँगा। कोई बात नहीं। मैं चला गया वापस जो काम कर रहा था, सब कुछ नॉर्मल चलने लग गया। मेरे दिल में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं ये जॉइन करूँगा इस कंपनी को, मतलब मैं ये यहाँ पे मेरा कितने टाइम तक चलेगा, क्योंकि मेरे लास्ट 2 एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे, तो मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ भी चल पाएगा। क्योंकि अभी 1 दिन था, उन्होंने टेस्ट लिया था, मेरा टेस्ट में पसंद आ गया। हो सकता है मैं जब जॉइन करता तो उनको नहीं समझ में आता। 20 तारीख आगे धीरे-धीरे मेरे पास 20 तारीख से पहले 3-4 बार फ़ोन आ चुका था एचआर का वहाँ से कि आप आएँगे कि नहीं आएँगे, कब आएँगे, कब नहीं आएँगे। तो मैंने बोला मैं आ जाऊँगा 20 तारीख को। मैं गया, 20 तारीख को मेरा पहला दिन था। मुझे पहले दिन ही मेरा ऑफ़र लेटर मिल गया और सब कुछ, मतलब सारी जितनी फ़ॉर्मेलिटीज़ थी वो पहले दिन ही हो गई थी। और उसके बाद 1 महीना निकल गया, 2 महीने, 3 महीने, धीरे-धीरे करके वहाँ टाइम नहीं पता लगता था। वहाँ का कल्चर इतना अच्छा था, वहाँ का माहौल इतना बढ़िया बन गया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि जितने लोग वहाँ पे काम करते थे वो सब 18 साल से लेके 20, 25, 30 के अंदर ही थे, मैक्सिमम 26-27 साल के लोग। क्योंकि जो बॉस था बहुत चिल था, बहुत कूल था। उनका ये मानना था कि हम बहुत ज़्यादा बड़े लोग हायर नहीं करेंगे, हमारी जो टीम है उसमें मैक्सिमम 25-26 साल के लोग रहें तो एक अच्छा कल्चर बना रहेगा। तो वहाँ पे पता है ऑफिस तो कम, वो एक हॉस्टल या कॉलेज ज़्यादा लगता था। वहाँ पे जिन लोगों ने अपनी कॉलेज लाइफ मिस करी वो सारा उन्होंने एंजॉयमेंट अपने कॉलेज का अपने ऑफिस में किया। हम लोग बहुत मज़े करते थे, हम लोग खेलते थे, लड़ते रहते थे, बच्चे आपस में हम लोग लड़ रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि हम लोग जॉब करते हैं। अगर हम लोग सर के साथ बाहर निकल के जाते थे 1-2 लोग, तो लोगों को लगता था ये सर के बच्चे हैं। वहाँ पार्टीज़ बहुत होती थी, मैं पार्टीज़ बहुत मिस करता हूँ वहाँ की। वहाँ पे सर का बर्थडे, सर की वाइफ का बर्थडे, सर के बच्चों का बर्थडे, सर की एनिवर्सरी, फिर हम लोग का बर्थडे, उसके बाद होली की 2-3 दिन की लगातार पार्टी, दिवाली की 4-4 दिन पार्टी चल रही है। मुझे अच्छा लगने लग गया धीरे-धीरे करके। 1-2 साल हो गए, 3 साल, मतलब 3.5 साल काम किया मैंने वहाँ। लेकिन थोड़ा-सा प्रॉब्लम तब आई जब लॉकडाउन लग गया। और जब लॉकडाउन लगा तो यार मेरे पापा की जॉब जो थी, जहाँ मेरे पापा जॉब कर रहे थे, उनको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया बिना किसी कारण के। अब प्रेशर ये था कि इससे पहले मेरे पास फाइनेंशियली कोई प्रेशर नहीं था कि मुझे घर पे इतना सपोर्ट करना है, क्योंकि इस टाइम मेरे पापा वर्किंग में थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन लगते ही जब पापा की जॉब मेरी गई, तब थोड़ा-सा मुझे एक प्रेशर लगने लग गया, क्योंकि मेरा छोटा भाई था, वो भी पढ़ाई कर रहा था और मेरे पिताजी का जो काम था वो रुक गया था लॉकडाउन की वजह से। मेरी बहन भी पढ़ाई कर रही थी। तो मैं एक इकलौता ऐसा था कि जो डिजिटल मीडिया में था और हम लोग का काम वर्क फ्रॉम होम मॉडल में शिफ्ट हो गया। तो हमारा काम नहीं रुका, हमारा काम चलता रहा, बढ़िया चलता रहा। अब क्या था कि अब मेरे पास एक ज़िम्मेदारी भी थी जॉब ना छोड़ने की। तो धीरे-धीरे सब कुछ बढ़िया चलता रहा। लॉकडाउन के बाद जो पहला लॉकडाउन था उसमें भी सब कुछ बढ़िया चला, क्योंकि पहले लॉकडाउन के बाद पापा को हटा ज़रूर दिया गया था, लेकिन जो कुछ सैलरी थी वो काट के आधी सैलरी पापा को देते थे। लेकिन जब सेकंड लॉकडाउन आया तो जो पापा की आधी सैलरी थी वो भी रोक दी, तो बिल्कुल खाली हो गया। मतलब हम लोग के पास कोई ज़रिया नहीं था पापा के साइड से। तो अब मेरे जो खर्चे थे वो अचानक से बढ़ गए, क्योंकि जो पहले घर के खर्चे थे जो मेरे पापा निपटा रहे थे, तब वो मुझे करने थे। क्योंकि मेरे घर में जब इनकम का कोई सोर्स नहीं है तो मुझसे घर वाले मेरे बोलते नहीं थे। कभी उन्होंने मुझसे नहीं बोला कि तुम करो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। बट मुझे दिखता था ना यार कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ और मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने क्या हुआ कि जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने अपने बॉस से जाके बात करी और मैंने अपने बॉस को बोला कि सर मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा तो नहीं, मुझे लगता है 5-6 हज़ार रुपये मैंने ऊपर मांगे थे अपनी सैलरी के, और अगर आप सैलरी मेरी इतनी कर देंगे तो मैं और डेडिकेटेड काम करूँगा और मुझे रिक्वायरमेंट है इतनी, क्योंकि मेरे पापा वाला जो भी केस था सब उनको बताया मैंने। बट उस बंदे ने मेरी इस बात को ज़रा भी तवज्जो नहीं दी और उसको लग रहा था कि अगर इसको इतना रुपया अगर मैं एक्स्ट्रा दूंगा तो मैं इतना काम निकलवा नहीं पाऊंगा। जबकि आपको मालूम है कि मैं वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हायर किया गया था। कुछ दिन के बाद वो मुझसे वीडियो भी एडिट करवाते थे, वीडियो शूट भी करवाते थे, कंटेंट भी लिखवाते थे कई बार, और उसके बाद कई बार सोशल मीडिया पोस्टिंग भी करनी पड़ती थी। और कुछ दिन के बाद ये काम मेरा जॉब में आ गया कि मैं पहले वीडियो शूट करता था, फिर वीडियो एडिट करता था, उसके बाद मैं थंबनेल बनाता था और उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब पे पोस्टिंग। मतलब इतने सारे काम जब मुझे करने पड़ते थे तो मुझे लगा कि यार मैं इतने सारे काम सिमटा रहा हूँ, तो मैं अगर इतना पैसा मांग रहा हूँ 4-5 हज़ार रुपये, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर तुम इस काम के लिए कोई दूसरा बंदा हायर करते तो उसको तुम्हें पूरी सैलरी तो ऑब्वियस सी बात देते ही देते। उनको मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने उनको बहुत बार बोला, एकदम साफ साफ बोल दिया, लेकिन वो बार बार चाह रहा था वो मुझे मैनिपुलेट करे या वो मुझे कैसे भी करके बातों में उलझा ले और वो रोक दे। क्योंकि जब पहले लॉकडाउन में मैंने सेम चीज़ बोली थी और पहले लॉकडाउन में ही मैंने उनको बोल दिया था कि सर अब ज़रूरतें मेरी पूरी नहीं हो पा रही हैं, बट उस बंदे ने
कुछ भी करके वो मुझे रोक लिया और नहीं जाने दिया, सैलरी भी नहीं बढ़ाई। लेकिन सेकंड लॉकडाउन जब आया तो मैं समझ गया था कि यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मैं इतना काम कब तक करूँगा, मैं मतलब सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ और मुझे मेरे बॉस की साइड से पलट के ज़रा सा भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर वो मुझे अगर उतना रुपया बढ़ा के दे देता तो हो सकता है मैं और बेहतर काम करता। हम लोग की वजह से खूब अच्छा पैसा आता था, लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी के भी टाइम पे नहीं आती थी, छुट्टी के भी टाइम पे नहीं मिलती थी। तुम 5 मिनट अगर लेट हो जाओ तो तुम्हारी हाफ डे की सैलरी कट जाती थी। लेकिन इन चीज़ों को मैंने कभी इतना माइंड नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं प्राइवेट जॉब करूँगा तो इस तरह के जो टेंट्रम्स होते हैं वो झेलने पड़ेंगे। मैंने ठान लिया एक दिन बिल्कुल कि अब मुझे भले खाली बैठना पड़ेगा बट मैं जॉब नहीं करूँगा ये वाली, क्योंकि यार मेरे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, मैं मेंटली भी परेशान रहता था और फाइनेंशियली परेशान रहता था, तो कोई मतलब थोड़ी था मेरा जॉब करने का। मैंने क्या हुआ, मैंने एक दिन झूठ बोल दिया उसको कि सर मुझे अपने होम टाउन वापस जाना पड़ेगा अपने दादी के साथ रहने के लिए, और अब कोई है नहीं वहाँ, तो सॉरी अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा और अब मुझे आपको वहाँ से रिलीज़ करना पड़ेगा। तब इतना उस सब सुनने के बाद भी उस बंदे ने मुझसे बोला ठीक है तुमको 30 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, और उसकी एनिवर्सरी थी कुछ, तो वो बंदा गया अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने और बोला जब मैं लौट के आऊँगा तब तुम चले जाना तुरंत। मैंने बोला ठीक है सर, अगर मैं नोटिस पीरियड सर्व करूँगा तो फिर मुझे मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। बोला हाँ क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मुझे आज भी नहीं मिला, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मैं जॉब छोड़ के जाऊँ, और मैंने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि मेरे पास खर्चे बहुत ज़्यादा थे और मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने जॉब छोड़ दी। तो उन लोगों ने इस खुंदस में आके मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मुझे आज तक नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे उस सर्टिफिकेट से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा और मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली उसके बाद। मैं 1 महीने खाली बैठा रहा, क्योंकि जो सैलरी मुझे वहाँ मिल रही थी वो सैलरी मुझे अब बहुत ईज़िली लखनऊ में नहीं मिल सकती थी। तो क्या हुआ, 1 महीने के बाद फिर एक बहुत अच्छी वेल नोन कंपनी लखनऊ की थी जो आईटी सर्विसेज देती थी, तो वहाँ पे वैकेंसीज़ आई थी। मैंने वहाँ पे अप्लाई किया और बहुत जल्दी वहाँ पे 3-4 दिन के अंदर सिलेक्शन हो गया मेरा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, वो एक अच्छी कंपनी थी यार, वहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ रहता था, एकदम कॉर्पोरेट वाली पूरी लाइफ थी। हमको छुट्टी लेने के लिए एचआर के सामने रोना नहीं पड़ता था। अगर हमारी छुट्टी 7 बजे हो रही है, 6:30 बजे हो रही है, तो हमें एक्स्ट्रा नहीं रुकना पड़ता था। जैसे ही काम खत्म हुआ बैग उठा के निकल लो। कल्चर बहुत अच्छा था, एकदम बहुत प्रोफेशनल था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन वहाँ भी वही हुआ, 4-5 महीने के बाद क्या हुआ कि जिस यूएस क्लाइंट के लिए हम लोग काम कर रहे थे, उस बंदे को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसने जो अपना प्रोजेक्ट था वो किसी और कंपनी को दे दिया और हमारी कंपनी को हटा दिया। तो इस चीज़ की वजह से हम लोग सिर्फ स्पेशली उसी प्रोजेक्ट के लिए हायर करे गए थे, और जब उस बंदे ने प्रोजेक्ट देना मना कर दिया तो हमारा जो मैनेजर था, तो उन लोगों ने 7-8 लोग की जो पूरी टीम थी वो एकदम फायर कर दी बैठे बैठे। उन्होंने बोला कल से नहीं आना है, क्योंकि जो बंदा प्रोजेक्ट हमें दे रहा था वो प्रोजेक्ट उसने अपना विड्रॉ कर लिया है, वो नहीं देगा। तो यार हम लोग को बहुत बहुत शॉक लगा कि अचानक से 1 महीने का नोटिस पीरियड होता या 15 दिन का टाइम मिलता तो हम कुछ कर सकते थे ना। अब मेरे पास बहुत सा प्रेशर था, क्योंकि मेरे पापा की जॉब अभी भी नहीं मिल पाई थी उनको, और इनकम का सोर्स कुछ था ही नहीं। लॉकडाउन के बाद मेरे पापा ने कभी ऐसा कुछ प्राइवेट काम करा नहीं जब वो मार्केट में कुछ काम कर पाएँ, वो हमेशा से जॉब में रहे थे। हमको बहुत दिक्कत हुई उस टाइम पे, और मैं 1 से 1.5 महीने खाली रहा। जो मेरी ईएमआईज़ थी बाउंस होने लग गई, और मतलब हर तरह का जो ट्रॉमा था फेस कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर मैंने ये सोच लिया कि अगर मुझे यार अपने घर वालों से लड़ के उनके खिलाफ जाके कुछ अपना दूसरा करियर चूज़ करना है, तो क्यों ना मैं किसी एमएनसी में ट्राई करूँ, मैं किसी अच्छी जगह ट्राई करूँगा, तो यार एक जॉब सिक्योरिटी रहेगी एटलीस्ट, मतलब एकदम बैठे बैठे नहीं भगा दिया जाएगा। तो फिर अब मेरा एक जो गोल मेरे दिमाग में सेट हो गया था कि अब मैं एमएनसी में करूँगा जॉब किसी। तो मेरे 2 फ्रेंड्स थे जो आईबीएम, एक्सेंचर अच्छी जगह काम करते थे, तो मैंने उनसे बात करना स्टार्ट करी। मैंने उनको बोला, बहुत रिक्वेस्ट किया कि यार अगर हो सके तो मेरा रेज्यूमे लगा दो, और तुम और ज़्यादा हेल्प मत करना, रेफरेंस मत देना, लेकिन प्लीज़ अगर कोई वैकेंसी आए तब बता दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब की, और मैं यार परेशान हो गया हूँ छोटी मोटी जगह जॉब कर करके, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं हो पा रही है। हर 2-3 महीने, 1-2-3 साल बाद हटना पड़ता है। मैं 1-2 महीने खाली रह के अच्छी जॉब ढूंढ लूँगा, लेकिन अब मैं ऐसी जॉब नहीं करूँगा जहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी ना हो। मैं इस तरह की जॉब्स देख ही रहा था, तो फिर मुझे एक कंपनी दिखी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काम करती थी, और बहुत अच्छा उनका फॉलोअर बेस था और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी थे वहाँ पे। और कोइंसिडेंसली मेरा एक दोस्त था, उसकी बहन वहाँ पे काम करती थी, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, तो मेरे जिस फ्रेंड की बहन वहाँ पे काम करती थी, तो उसने बोला यार ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, मेरी बहन यहाँ पे काम करती है, अगर सिलेक्शन हो जाता है
तो करियर सेट हो जाएगा। यहाँ पे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क फ्रॉम होम रहता है, और अगर आपको किसी साइट पे बुलाते हैं बाहर, तो आपको रहने के लिए होटल देंगे, खाने का भी देंगे। मतलब वो एक प्रॉपर अच्छा एक कॉर्पोरेट जॉब थी। तो वहाँ पे ये चूचपड़ नहीं थी छोटी मोटे लोगों जैसी। तो मैंने बोला ठीक है यार। तो मैंने तुरंत वहाँ पे अप्लाई किया। मैंने वहाँ वीडियो एडिटर के लिए अप्लाई किया, ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए अप्लाई किया। तो 10-15 दिन निकल गए, 20 दिन, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया अब तक वहाँ पे। 1 महीने के बाद मेरे पास वहाँ की एचआर से कॉल आता है, और वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए टास्क मुझे असाइन करते हैं। मुझसे बोलते हैं कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, और हमारे यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए वैकेंसीज ज़्यादा हैं। हम चाहते हैं कि हम आपको जो टास्क दे रहे हैं, अगर आपने हमारे हिसाब से इसको कंप्लीट कर दिया, तो आगे के राउंड इसके हम करेंगे। बाद में जो इंटरव्यूज़ के बाकी के राउंड हैं, तो हम इसके बाद फॉलो करेंगे। मैंने बोला ओके। तो उन्होंने मुझे टास्क दिया, और वो डेडलाइन के अंदर मैंने टास्क फिनिश करके दे दिया। वो टास्क उनको समझ में भी आ गया। फिर सेकंड राउंड हमारा हुआ, फिर थर्ड राउंड हुआ। मतलब ये 3-4 राउंड में के बीच में जो समय लग गया, वो 1 से 1.5 महीने के बीच का समय लग गया था। और मैं अभी भी खाली ही था, क्योंकि मैं एक अच्छी जॉब की तलाश में था कि अब मैं खाली रह लूँगा, लेकिन मैं अब यार धक्के नहीं खाऊंगा। तो करीब 1 से 1.5 महीने तक लगातार 3 से 4 राउंड इंटरव्यू होने के बाद जब 2021 में मैंने ये वाला जॉब लिया, तो मैं सच में बहुत एक्साइटेड था और बहुत खुश था, और मैं अपने कम्प्लीटली ड्रीम जॉब वाले एरा में चला गया था। और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 1 से 1.5 साल बीत गया, 2 साल निकल गया, सब कुछ बढ़िया चलने लगा। लेकिन यहाँ पे क्या था कि हर 6 महीने या साल भर में एवोल्यूशन टेस्ट हुआ करता था। इसका कोई मतलब नहीं था, बस ये उस टेस्ट के बिहाफ पे लोगों को टर्मिनेट किया करते थे। तो मैंने ये तीसरा टेस्ट दिया था। जब ये मेरा एवोल्यूशन हुआ है, मुझे रिज़ाइन करने के लिए बोला गया है, तो ये मेरा तीसरा टेस्ट था। मैं 2 टेस्ट दे चुका था, और स्टार्टिंग के 1 साल में यहाँ कोई टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे इन लोग को बहुत ज़रूरत थी डिज़ाइनर्स की, और लोग थे नहीं इनके पास, बैंडविड्थ नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे लगा 2 से 3 टेस्ट दिए, और तीनों टेस्ट में मेरा जो स्कोर था वो कम था, मीडियन स्कोर कम था। लेकिन इन लोगों ने कभी उस चीज़ की वजह नहीं दी कि मतलब किस क्राइटेरिया के हिसाब से ये लोग स्कोर डिसाइड करते हैं, और स्कोर कम है तो क्यों है, जिससे इंसान इम्प्रूव कर सके। इस तरह की कोई हिंट या कुछ भी नहीं। हमको कुछ पता ही नहीं था हम लोग किस जगह लैग कर रहे हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, नथिंग। कोई बात नहीं। अभी जब मेरा तीसरा टेस्ट था, ये मेरा टेस्ट अप्रैल के आसपास हुआ था, और क्योंकि जब मैं ऑलरेडी 2 टेस्ट दे चुका था, तो इस बार मैं और प्रिपेयर था पहले से, और मुझे आइडिया भी था कि काम करने का टेस्ट कैसा है, इन लोग को किस तरह काम चाहिए। और जबकि ये वाला जो टेस्ट राउंड था मेरा, ये उन 2 टेस्ट राउंड के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर हुआ था, और इसमें मैंने टाइम के अंदर ही डिलीवर भी कर दिया था अपना जो टास्क असाइन उन्होंने करे थे, वो टाइम के अंदर डिलीवर भी कर दिए थे। और इस बार तो मुझे बिल्कुल लग रहा था कि ये वाला टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन यहाँ का कुछ पता नहीं। टेस्ट का रिजल्ट आया, तो हर बार की तरह इस बार भी मीडियन स्कोर मेरा कम था, और मैं टेंशन में नहीं था। लेकिन मुझे ये चीज़ तो स्टार्टिंग से यहाँ पे लगती थी कि जॉब को लेकर सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जून में सेम एक बार जब टेस्ट हुआ था, तो उस टाइम पे हमारी पूरी टीम को टर्मिनेट कर दिया गया था। तो सिर्फ 2-3 लोग बचे थे 10-12 लोग में से, जिनको छोड़ दिया था। तो मैं बच गया था उस टाइम पे कोइंसिडेंसली। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार सेम चीज़ वही हुई, उसी क्राइटेरिया के हिसाब से टर्मिनेट कर दिया। जब उन्होंने मुझसे ऐसा बोला, तो इस बार मुझे बिल्कुल भी ख़राब फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं सच बताऊं, मुझे इन 6-7 साल की जर्नी में मुझे भगवान ने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ हिंट दिया, कुछ ना कुछ साइन दिया कि तुम कुछ अपना करो, जो तुम्हारा दिल करता है। कंटेंट क्रिएशन जो था वो हमेशा से मुझे करना था। मुझे स्टोरी टेलिंग, कंटेंट क्रिएशन, ट्रैवल के अराउंड वीडियोस बनाना। बट स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ सोर्सेस नहीं थे, मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए चीज़ें नहीं थी, और मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो मैं इस चीज़ को कभी स्टार्ट नहीं कर पाया। धीरे धीरे जब मैंने अर्न करना स्टार्ट किया, मैंने चीज़ें कलेक्ट करना स्टार्ट की, तो फिर मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी आ गई। मैं 2-3 साल से इस चीज़ को कई बार मैंने स्टार्ट किया, कई बार मैं कंसिस्टेंट ना होने की वजह से इस चीज़ को मुझे रोकना पड़ा। लेकिन मुझे फिर इस बार भगवान ने मुझे हिंट दिया। तो अभी मेरा पहला दिन था नोटिस पीरियड का, और मैंने पहले दिन कुछ किया नहीं, जॉब सर्च भी नहीं किया। और अभी फ़िलहाल मेरा जो पूरा फोकस है वो मुझे अपने कंटेंट क्रिएशन पे देना है। अभी जो 30 दिन है, मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने अपने जॉब के टाइम पे रहते रहते नहीं की, मैं वो उस चीज़ को अब करूँगा। और अब ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि अब मुझे जॉब की उतनी ज़्यादा नीड नहीं है
कि मुझे लड़की के घर वालों को प्रूफ करके दिखाना है कि मैं कमा रहा हूँ या मेरे घर के खर्चे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अब चीज़ें स्टेबल हो चुकी हैं काफ़ी हद तक। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास जॉब नहीं होगी तो सब कुछ बहुत बढ़िया चलेगा स्मूथली। कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे रोकनी पड़ेंगी, अपने कुछ खर्चे कट करने पड़ेंगे, लेकिन अब मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ बहुत ज़्यादा जॉब के ऊपर। तो मैं अपना जो टाइम है मैं कंटेंट क्रिएशन को दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी अगर मुझे बीच में कभी भी लगा कि जॉब के बिना मेरा नहीं हो पाएगा, तो मैं ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इस बार मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके हर एक चीज़ को क्लियर करके जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिल्कुल 6 महीने बाद मेरे घर में शादी होने वाली है, जो बहुत ख़ास शादी है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि इस शादी के माहौल में, जिस टाइम मुझे पैसों की इतनी ज़रूरत है, ऐसे टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। तो सर्कमस्टांसेस थोड़े से टफ लग रहे हैं, लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि एकदम बहुत पीक मोमेंट पे जाके मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ना मिले। मेरे पास 6 महीने हैं अभी शादी को लेके, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और अगर मैं डेडिकेटेड होकर अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को ही फॉलो करूँगा, तो मुझे लगता है मैं इसमें भी एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये मेरा पहला वीडियो था, लंबा हो गया होगा, बहुत चीज़ें मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँगा, क्योंकि मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है ऑन कैमरा बात करने का। तो यार एडजस्ट कर लेना, और कुछ भी अगर ख़राब लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर, जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच, एंड मुझे आज अपनी बात रख के बहुत अच्छा लगा।